हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSOE1 सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एग्जामिन द कल्चरल डायमेंशंस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि भारत में शिक्षा और संस्कृति का क्या संबंध है। हमें बताना है कि कैसे इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस और सोशल वैल्यूज हमारे एजुकेशन सिस्टम को शेप करते हैं और कैसे एजुकेशन अपने थ्रू इंडियन कल्चर को प्रिजर्व और चेंज करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एजुकेशन और कल्चर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कल्चर का मतलब है समाज के शेयर्ड बिलीफ्स, मूल्य, परंपरा और जीवन शैली, जबकि एजुकेशन उन्हें एक जनरेशन से दूसरी तक पहुंचाने का जरिया है। भारत में शिक्षा हमेशा सांस्कृतिक मूल्यों से प्रभावित रही है, चाहे वो प्राचीन गुरुकुल सिस्टम हो या आज का मॉडर्न स्कूल सिस्टम। इंडियन एजुकेशन के कल्चरल डायमेंशंस को समझने के लिए हमें रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट और रीजनल डाइवर्सिटी जैसे फैक्टर्स को देखना पड़ता है। मेन बॉडी। 1. भारत के शिक्षा के सांस्कृतिक मूल। प्राचीन युग, गुरुकुल सिस्टम में मोरल और स्पिरिचुअल एजुकेशन पर जोर था। गुरु और शिष्य एक साथ रहते थे। ये इंडियन कल्चर के गुरु शिष्य परंपरा को दिखाता है। मध्यकालीन युग, मदरसास और मकतब्स के जरिए इस्लामिक एजुकेशन आई, जिसमें अरबिक और पर्शियन भाषा और धार्मिक शिक्षा का प्रभाव था। ब्रिटिश युग, अंग्रेजी शिक्षा ने रैशनैलिटी और मॉडर्न साइंस सिखाई, पर इससे कल्चरल एलियनेशन भी हुआ। मकॉलीज मिनट ने इंग्लिश एजुकेटेड क्लास बनाई जो इंडियन और वेस्टर्न कल्चर के बीच फांसी हुई थी। इस तरह भारत की शिक्षा सिस्टम तीनों संस्कृतियों, इंडिजिनस, इस्लामिक और वेस्टर्न, का संगम है। 2. कल्चरल डाइवर्सिटी और शिक्षा। भारत एक विविध सांस्कृतिक देश है जहां लैंग्वेज, रिलीजन और रीजन सब कुछ अलग है, और ये डाइवर्सिटी हमारे स्कूल्स में भी दिखती है। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला का उद्देश्य नेशनल यूनिटी और रीजनल आइडेंटिटी दोनों को बैलेंस करना है। स्कूल एक्टिविटीज में फेस्टिवल्स, मॉरल वैल्यूज और लोकल कस्टम्स इंक्लूड किए जाते हैं, जिससे स्टूडेंट्स अपने देश की कॉम्पोजाइट कल्चर को समझते हैं। पर कभी कभी रीजनल आइडेंटिटी पर अधिक फोकस होने से यूनिटी पर असर पड़ता है। 3. एजुकेशन का रोल कल्चर को प्रिजर्व और चेंज करने में। एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, वो कल्चर को प्रिजर्व भी करती है और बदलाव भी लाती है। हिस्ट्री, सिविक्स और लिटरेचर जैसे सब्जेक्ट्स के जरिए स्टूडेंट्स को नेशनल वैल्यूज जैसे सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और इक्वालिटी सिखाई जाती है। साथ ही एजुकेशन ने कैस्टिज्म, जेंडर इनइक्वालिटी और अनटचेबिलिटी जैसे सोशल ईवल्स के खिलाफ भी अवेयरनेस फैलाई है। पॉलिसीज जैसे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने वैल्यू बेस्ड और इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रमोट किया है। 4. आज के समय के कल्चरल चैलेंजेस। ग्लोबलाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन। मॉडर्न मीडिया और ग्लोबल कल्चर ने इंडियन वैल्यूज पर प्रभाव डाला है, जिससे ट्रेडिशनल वैल्यूज कमजोर हो रही है। लैंग्वेज का मुद्दा। इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ने रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल नॉलेज को पीछे छोड़ दिया है। कमोडिफिकेशन ऑफ एजुकेशन। आप शिक्षा को सिर्फ नौकरी के लिए देखा जा रहा है, जिससे इसका मोरल और सांस्कृतिक पहलू कमजोर हो गया है। कल्चरल रिवाइवल के प्रयासों। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत और लोकल आर्ट्स और हेरिटेज सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करना कल्चरल बैलेंस बनाए रखने का प्रयास है। कंक्लूजन। इंडिया में एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक्स नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान और मूल्यों को मजबूत बनाने का एक प्रोसेस है। हमें ऐसी एजुकेशन चाहिए जो अपने कल्चर को संभाले और मॉडर्न सोच भी लाए। शिक्षा को एक ब्रिज की तरह काम करना चाहिए जो ट्रेडिशन और प्रोग्रेस के बीच बैलेंस बनाए। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Compare the viewpoints of Parsons and Durkheim on education. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 2 फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट्स, एमिल डर्कहाइम और टेलकॉट पार्सन्स, के नजरिए को कंपेयर करना है। दोनों ने एजुकेशन को एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के रूप में देखा जो सामाजिक ऑर्डर और वैल्यूज को बनाए रखता है। हमें ये बताना है कि दोनों के सोच में क्या समानता और अंतर है। आंसर। इंट्रोडक्शन।
एजुकेशन समाज के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन माना गया है। डर्कहाइम और पार्सन्स, दोनों फंक्शनलिस्ट थिंकर्स, मानते थे कि एजुकेशन सामाजिक स्थिरता और एकता को बनाए रखने का काम करती है। डर्कहाइम ने मोरल और वैल्यू बेस्ड शिक्षा पर जोर दिया, जबकि पार्सन्स ने एजुकेशन को एक ब्रिज बताया जो फैमिली और सोसाइटी को जोड़ता है। इन दोनों के विचार मिलकर फंक्शनलिस्ट थियरी का फाउंडेशन बनाते हैं। मेन बॉडी ए। डर्कहाइम का नजरिया, सामाजिक और नैतिक शिक्षा, सामाजिक मूल्यों का संचार। डर्कहाइम कहता था कि एजुकेशन सोसाइटी के मूल्य और बिलीफ्स को नए जनरेशन तक पहुंचाती है। स्कूल बच्चों को डिसिप्लिन, कोऑपरेशन और सामाजिक नियमों का पालन सिखाता है। मॉरल एजुकेशन, उनके नज़र में स्कूल सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि एक मोरल कम्युनिटी है। एजुकेशन बच्चों को सिखाती है कि व्यक्ति को अपने पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचना चाहिए। सोशल सॉलिडारिटी, डर्कहाइम के हिसाब से एजुकेशन सामाजिक एकता और बिलोंगिंगनेस को मजबूत बनाता है। इससे लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझते हैं। भविष्य के रोल्स की तैयारी, एजुकेशन व्यक्तियों को उनके प्रोफेशनल और सामाजिक रोल्स के लिए तैयार करती है। इस तरह सोसाइटी के फंक्शनल नीड्स पूरे होते हैं। बी। पार्सन्स का नजरिया, फैमिली और सोसाइटी के बीच का ब्रिज, सोशल सिस्टम और रोल एलोकेशन। पार्सन्स कहता था कि स्कूल एक ब्रिज है जो फैमिली के पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स से सोसाइटी के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स तक बच्चों को ले जाता है। यहाँ बच्चे सीखते हैं कि सक्सेस उनके एफर्ट और टैलेंट पर निर्भर करता है, न कि जन्म पर। मेरिटोक्रेसी और अचीवमेंट, पार्सन्स के हिसाब से स्कूल्स मेरिटोक्रेसी पर बेस्ड होते हैं, जो मेहनत करता है वही रिवॉर्ड पाता है। इससे इंडिविजुअल्स को उनके टैलेंट के अनुसार रोल्स मिलते हैं। वैल्यू कंसेंसस और इंटीग्रेशन, एजुकेशन बच्चों में शेयर्ड वैल्यूज जैसे कंपटीशन, अचीवमेंट और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को डेवलप करती है। इससे सामाजिक एकता और बिलोंगिंगनेस बनती है। फंक्शनल नीड्स, पार्सन्स कहता है कि एजुकेशन सोसाइटी के फंक्शनल नीड्स जैसे सोशलाइजेशन, रोल एलोकेशन और इंटीग्रेशन को पूरा करती है। इससे समाज का काम स्मूथली चलता है। कंक्लूजन, डर्कहाइम और पार्सन्स दोनों मानते हैं कि एजुकेशन समाज के लिए एक स्टेबलाइजिंग फोर्स है। डर्कहाइम ने मॉरल वैल्यूज और कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पर जोर दिया, जबकि पार्सन्स ने एजुकेशन को एक सिस्टम बताया जो इंडिविजुअल्स को उनके सोशल रोल्स के लिए तैयार करता है। इनके नजरिए आज भी फंक्शनलिस्ट थियरी के कोर कॉन्सेप्ट्स को डिफाइन करते हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। Thank you. Let's see the next question. Question 3. The distinction between intellectual work and manual work is largely ideological. Discuss with reference to the viewpoint of Gramsci. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझाना है कि एंटोनियो ग्राम्स्की ने कैसे बताया कि इंटेलेक्चुअल, सोचने वाला, और मैनुअल, हाथ से काम करने वाला, काम के बीच जो फर्क है वो नेचुरल नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजिकल यानी विचारधारा पर आधारित है। हमें बताना है कि एजुकेशन और समाज इस फर्क को कैसे बनाए रखता है और ग्राम्स्की के ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स का क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एंटोनियो ग्राम्स्की एक इटालियन मार्क्सिस्ट थिंकर थे जिन्होंने कल्चर, आइडियोलॉजी और एजुकेशन पर गहरी सोच रखी। उनके हिसाब से समाज सिर्फ फोर्स से नहीं बल्कि कॉन्सेंट, सहमति के जरिए भी अपनी पावर चलता है। इस प्रोसेस को उन्होंने हेगेमनी कहा। ग्राम्स्की कहता है कि इंटेलेक्चुअल और मैनुअल वर्क के बीच का फर्क नेचुरल नहीं बल्कि रूलिंग क्लास के द्वारा बनाया गया एक आइडियोलॉजिकल टूल है। आगे हम देखेंगे कैसे ग्राम्स्की ने इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशन के जरिए इस सिस्टम को समझाया। मेन बॉडी। 1. आइडियोलॉजिकल नेचर ऑफ वर्क डिवीजन। ग्राम्स्की कहता है कि इंटेलेक्चुअल और मैनुअल काम के बीच जो फर्क है वो सामाजिक रचना का नतीजा है, न कि प्राकृतिक। कैपिटलिस्ट सिस्टम में सोचने वाले इंटेलेक्चुअल्स को सुपीरियर और हाथ से काम करने वालों को इंफीरियर माना जाता है। इस तरह का फर्क रूलिंग क्लास के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को जस्टिफाई कर पाती है। यह आइडियोलॉजिकल डिस्टिंक्शन एक झूठी हायरार्की बनाता है जहां सोचने वाले ऊपर और काम करने वाले नीचे समझे जाते हैं। उदाहरण, फैक्ट्री में इंजीनियर और मैनेजर को इंटेलेक्चुअल माना जाता है जबकि वर्कर को बस एक काम करने वाला समझा जाता है, जबकि दोनों प्रोडक्शन के लिए इक्वली जरूरी है। 2. ग्राम्स्की का इंटेलेक्चुअल्स पर नजरिया। ग्राम्स्की कहता है कि हर आदमी इंटेलेक्चुअल होता है लेकिन सब लोग इंटेलेक्चुअल का सोशल रोल नहीं निभाते। उन्होंने इंटेलेक्चुअल्स को 2 प्रकार में बांटा।
ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स जैसे टीचर्स, प्रीस्ट्स, स्कॉलर्स जो अपने आप को न्यूट्रल समझते हैं पर असल में रूलिंग क्लास की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो वर्किंग क्लास से निकल कर आते हैं और उनके दुख सुख, स्ट्रगल्स और एस्पिरेशंस को समझते हैं। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स वर्किंग क्लास को अपनी स्थिति समझने और बदलाव लाने में मदद करते हैं। एजुकेशन और कॉन्शियसनेस इन्हें डेवलप करने का सबसे बड़ा जरिया है। 3. एजुकेशन और आइडियोलॉजिकल डिवीजन का रिश्ता। एजुकेशन सिस्टम खुद इंटेलेक्चुअल और मैनुअल वर्क के बीच का फर्क मजबूत करता है। स्कूल्स और कॉलेजेस कुछ लोगों को लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं और कुछ को मजदूरी या रूटीन काम के लिए। ग्राम्सी कहता है कि ये सिलेक्शन कैपिटलिस्ट सोसाइटी के क्लास स्ट्रक्चर को बनाए रखता है। उदाहरण, प्राइवेट और एलिट स्कूल्स लीडरशिप स्किल्स पर फोकस करते हैं, जबकि वोकेशनल स्कूल स्टूडेंट्स को टेक्निकल और रूटीन काम के लिए तैयार करते हैं। 4. इस डिवाइड को कैसे खत्म किया जाए? ग्राम्सी के हिसाब से अगर हम क्रिटिकल और डेमोक्रेटिक एजुकेशन लाएं तो यह फर्क खत्म हो सकता है। जब वर्किंग क्लास अपने ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स को डेवलप करती है तो वो रूलिंग आइडियोलॉजी को चैलेंज कर सकती है। इस प्रोसेस से एक काउंटर हेजेमोनिक कल्चर बनता है जहां सब लोग सोचने और सीखने का बराबर अधिकार रखते हैं। उदाहरण, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स और वर्कर्स स्टडी ग्रुप्स ऐसे टूल्स हैं जिनके जरिए मैनुअल वर्कर्स भी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कर सकते हैं। कंक्लूजन, ग्राम्स्की ने यह दिखाया कि इंटेलेक्चुअल और मैनुअल वर्क का फर्क एक सोशल और आइडियोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है जिससे रूलिंग क्लास अपनी पावर बनाए रखती है। उनका मानना था कि जब आम लोग एजुकेशन और अवेयरनेस के जरिए अपनी सोच को बदलते हैं तो समाज अधिक समन्वय और समानता की ओर बढ़ता है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स इस बदलाव के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Critically discuss the role of education in promoting change and reform in society. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि शिक्षा समाज में बदलाव और सुधार लाने में कैसे मदद करती है। हमें यह भी समझाना है कि एजुकेशन किस तरह नए मूल्यों और विचारों को प्रचलित करती है और उसके सामने क्या चुनौतियां होती है। सोशियोलॉजिकल थिंकर्स और एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड करने हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। शिक्षा सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने का जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा साधन है। एजुकेशन व्यक्तियों के सोच, मूल्यों और व्यवहार को बदलकर समाज को आगे बढ़ता है। सोशियोलॉजिस्ट जैसे डर्कहाइम, कार्ल मार्क्स और पाउलो फ्रायर ने यह कहा है कि एजुकेशन सामाजिक बदलाव और सुधार का मुख्य उपकरण है। इस आंसर में हम देखेंगे कि एजुकेशन किस तरह समाज में चेंज और रिफॉर्म लाती है और उसके कुछ लिमिटेशंस क्या है। मेन बॉडी। 1. एजुकेशन एक सामाजिक बदलाव का एजेंट। एजुकेशन सामाजिक संरचना और सांस्कृतिक मूल्यों को बदलने का एक मजबूत माध्यम है। ये नए विचार और इनोवेशन को समाज तक पहुंचता है। डर्कहाइम के मुताबिक एजुकेशन सामाजिक एकता बनाए रखती है और नए युग की जरूरतों के हिसाब से लोगों को तैयार करती है। जैसे भारत में मॉडर्न एजुकेशन ने डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इक्वालिटी जैसे मूल्यों को बढ़ावा दिया। एजुकेशन लोगों को नए इंडस्ट्रियल और मॉडर्न रोल्स के लिए तैयार करती है। 2. शिक्षा और सामाजिक सुधार आंदोलन। इतिहास में कई सामाजिक रिफॉर्म मूवमेंट्स एजुकेशन के जरिए हाई पॉसिबल हुए। राजा राम मोहन रॉय और ज्योतिराव फूले जैसे रिफॉर्मर्स ने एजुकेशन का इस्तेमाल जाति और लिंग भेद के खिलाफ लड़ाई में किया। एजुकेशन से मार्जिनलाइज्ड लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए। पाउलो फ्रायर का क्रिटिकल कॉन्शियसनेस कॉन्सेप्ट बताता है कि एजुकेशन लोगों को अन्याय के खिलाफ लड़ने की सोच देता है। महिला शिक्षा ने भी पारिवारिक और सामाजिक एसटीएचए पर बड़ा बदलाव लाया है। 3. आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में एजुकेशन का योगदान। एजुकेशन से ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है जो देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी है। ये रैशनल और साइंटिफिक सोच को बढ़ावा देता है, जिससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। एजुकेटेड सिटीजन्स राजनीतिक रिफॉर्म और नेशन बिल्डिंग में एक्टिव भूमिका निभाते हैं। जैसे भारत में राइट टू एजुकेशन (RTE) एक्ट सबको शिक्षा देने और सामाजिक समानता बनाने के लिए लाया गया। ग्लोबलाइजेशन के बाद प्रोफेशनल एजुकेशन ने नए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के मौके दिए। 4. बदलाव के सामने चुनौतियां और सीमाएं। हर समय एजुकेशन बदलाव नहीं ला पाता, कभी कभी ये इनइक्वालिटी को और बढ़ा देता है। पियर बॉर्डियू के अनुसार स्कूल सिस्टम क्लास डिफरेंस को कल्चरल कैपिटल के जरिए मेंटेन करता है।
भारत में आज भी रूरल अर्बन गैप, जेंडर डिस्पैरिटी और जाति भेद के कारण सबको बराबर शिक्षा नहीं मिलती। आउटडेटेड सिलेबस और रोते लर्निंग भी क्रिटिकल सोच को रोकता है। इसलिए एजुकेशन को रिफॉर्म लाने के लिए इंक्लूसिव और क्रिएटिव बनाना जरूरी है। कंक्लूजन: एजुकेशन एक साथ समाज को स्थिर भी रखता है और बदलाव भी लाता है। अगर शिक्षा समानता और न्याय के मूल्यों पर आधारित हो तो ये सामाजिक रिफॉर्म का सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का समावेशी और मानव मूल्यों से भरा होना बहुत जरूरी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 5. Is equality of educational opportunity a myth or reality? Critically discuss. Question explanation. यह क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि क्या हर व्यक्ति के लिए शिक्षा के मौके वकाई बराबर है या ये सिर्फ एक आदर्श मिथ है। इसमें हमें दोनों पहलू, कानूनी और वास्तविक, दोनों पर चर्चा करनी है। साथ ही सामाजिक असमानता, सरकारी पॉलिसीज और सोशियोलॉजिकल व्यूज को भी एक्सप्लेन करना है। आंसर: इंट्रोडक्शन। एजुकेशनल इक्वालिटी का मतलब है हर व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, धर्म या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के बराबर मौके मिलना ताकि वो अपनी क्षमताओं को विकसित कर सके। भारत के संविधान के आर्टिकल्स 14, 15, 16 और 45 इस आदर्श को समर्थन देते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 और NEP 2020 ने भी इस दिशा में काफी कदम उठाए हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अब भी बहुत अंतर है। इसीलिए ये सवाल उठता है, क्या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वास्तव में है या सिर्फ एक मिथ्य सपना? मेन बॉडी। 1. मीनिंग और इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में समान अवसर होने का मतलब है हर बच्चे को अपने जीवन में आगे बढ़ने का फेयर मौका मिलना। ये सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय एकता के लिए जरूरी है। TH मार्शल के मुताबिक एजुकेशन एक सोशल सिटीजनशिप का हिस्सा है जो व्यक्ति को समाज में पूरी तरह से भाग लेने लायक बनाता है। 2. कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिसी फ्रेमवर्क। आर्टिकल 14 कानून के सामने सबको बराबरी देता है। आर्टिकल 15 भेदभाव रोकता है। आर्टिकल 45 सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का समर्थन करता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ने एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जैसे प्रोग्राम्स इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बनाए गए। SC, ST, OBC और गर्ल्स के लिए स्कॉलरशिप्स और हॉस्टल्स भी दिए जाते हैं। 3. इनइक्वालिटीज और चैलेंजेस। आर्थिक असमानता। गरीब परिवारों के बच्चों के पास क्वालिटी स्कूल्स, टीचर्स और डिजिटल टूल्स की कमी होती है। जाति और जेंडर भेदभाव। ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों का ड्रॉप आउट रेट अब भी ज्यादा है। अर्बन रूरल डिवाइड। शहरी स्कूल्स में बेहतर सुविधाएं हैं जबकि गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। प्राइवेट एजुकेशन का प्रभाव। महंगा प्राइवेट एजुकेशन एक एलीट सिस्टम बना रहा है जहां सिर्फ अमीर लोगों को फायदा मिलता है और गरीब पब्लिक स्कूल्स में सीमित हो जाते हैं। 4. सोशियोलॉजिकल व्यूज। फंक्शनलिस्ट थिंकर्स, पार्सन्स, कहते हैं कि एजुकेशन मेरिट पर आधारित है और सबको बराबर मौके देता है। कॉन्फ्लिक्ट थियरिस्ट्स, बोल्स एंड गिंटस, बॉर्ड्यू के मुताबिक एजुकेशन सिस्टम क्लास इनइक्वालिटी को बनाए रखता है। बॉर्ड्यू के कल्चरल कैपिटल थियरी के अनुसार मिडिल क्लास बच्चों को ज्यादा एडवांटेज मिलता है क्योंकि उनका पर्यावरण स्कूल कल्चर से मिलता जुलता होता है। 5. गवर्नमेंट एफर्ट्स और वे फॉरवर्ड। NEP 2020, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स एजुकेशन को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ाना, टीचर्स को ट्रेन करना और प्राइवेटाइजेशन कम करना जरूरी है। लोकल कम्युनिटी और गवर्नेंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाकर अकाउंटेबिलिटी एंश्योर की जा सकती है। कंक्लूजन: भारत ने शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति की है, लेकिन पूरी तरह से समान शिक्षा के मौके अभी तक एक लक्ष्य है, वास्तविकता नहीं। सामाजिक और आर्थिक असमानता अब भी बड़ी रुकावट है। इसके लिए कानूनी कदमों के साथ साथ ग्राउंड लेवल रिफॉर्म्स और क्वालिटी इंप्रूवमेंट जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।